आजकल का नया ट्रेंड तो आपको मालूम ही है, कुछ भी गलती हो जाती है तो जिम्मेदार तो नेहरू ही होता है। विकास नहीं हुआ नेहरू, काला धन वापस नहीं आया नेहरू, महंगाई बढ़ रही है नेहरू, इस रेट पर तो बच्चे भी अब स्कूल से वापस आएंगे फेलियर का रिपोर्ट कार्ड लेके, बोलेंगे नेहरू की गलती है। व्हाट्सएप की माने लेकिन नेहरू वॉज द वर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वाहियात, सबसे घटिया प्राइम मिनिस्टर इंडिया का। हाल ही में नेहरू की तस्वीर फ्रीडम फाइटर्स के एक पोस्टर से सरकार ने निकाल दी, उस पर काफी आउटरेज हुआ। अरे नेहरू ने देश की कमान तब संभाली थी जब हम एकदम स्टार्टिंग ब्लॉक पे थे, जब हमारे पास कुछ था ही नहीं और किसी को ब्लेम करने के लिए कुछ नहीं था। तो नेहरू ने अपने हैसियत के अकॉर्डिंग और उस टाइम के अकॉर्डिंग बहुत कुछ किया और गलतियां भी हुई। अब आप मुझे बताइए कौन सा ऐसा नेता है जिससे गलतियां नहीं हुई हैं? एडिटर, अभी हम ना तुमको सुधीर के पास पहुंचवा देंगे, अर्नब के पास पहुंचवा देंगे, सारा दिन ना दंगाई न्यूज करोगे तब समझ में आएगा, चेंज करो। तो कहने का यह मतलब है कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ के ऐसा कौन सा लीडर है जिसने कभी कोई गलती नहीं की है? हाँ, सभी गलती करते हैं, लेकिन नेहरू ने जो अचीव किया अपने 17 साल के प्रधानमंत्री के पद पे रहते समय, वो भी कुछ कम नहीं है। और उसके ऊपर बहुत सारा जो फेक न्यूज है, जो गलतियां हुई नहीं वो गलतियां कराई जा रही हैं। तो इसीलिए आज देशभक्त के एपिसोड में बहुत जल्दी समझने की कोशिश करेंगे कि कितनी थी नेहरू की गलतियां, क्या थी नेहरू की अचीवमेंट्स, और व्हाट्सएप पे जो सबसे बड़े बड़े न्यूज आप सुनते हो नेहरू के बारे में, क्या वो सच्ची है या गलत? नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। व्हाट्सएप जब हमें नेहरू के बारे में बताता है तो यह जरूर बताता है कि नेहरू के पिताश्री मुसलमान थे, लेकिन व्हाट्सएप पे हमें यह नहीं बताया जाता है कि जिस डेमोक्रेसी में आज हम बैठे हैं और जिसके वजह से इंडिया को एक ग्लोबल सॉफ्ट पावर बोला जाता है, उस डेमोक्रेसी की नींव किसने रखी थी? उस डेमोक्रेसी को शायद तभी एक गला भी घोटा जा सकता था। सेटिंग अप ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी में नेहरू का बहुत बड़ा हाथ है, और ऐसी फैसी डेमोक्रेसी नहीं, एक डेमोक्रेसी जो चंद ही सालों में, इंडिपेंडेंस 1947 के बाद 1951 में इलेक्शन, और वो भी एक इलेक्शन जिसको फॉरेन ऑब्जर्वर्स ने सक्सेसफुल माना। हां, इधर उधर वायलेंस जरूर होता है। मैंने आप सोच के देखिए, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज उस समय पूरे दुनिया में भी पॉपुलर नहीं था, लेकिन हर किसी को, बूढ़ा हो, जवान हो, औरत हो, प्रॉपर्टी है या नहीं है, कोई रिलीजन है या नहीं है, आपको वोटिंग का हक मिला जब भारत का संविधान बना और भारत में इलेक्शन शुरू हुआ। तो बहुत सारे फॉरेन ऑब्जर्वर्स, अगर आप उस समय के पेपर टटोल लो, तो वो यही बोल रहे थे कि इंडिया में देखिए डिक्टेटरशिप बन जाएगा, इंडिया के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, इंडिया स्प्लिट हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, इंडिया एक थ्राइविंग डेमोक्रेसी बना, और इसमें नेहरू का बहुत बड़ा क्रेडिट है। पॉइंट नंबर 2, आजकल बड़ा फैशन चल गया है ये बोलने के लिए, देखिए 70 साल में देश में तो कुछ हुआ ही नहीं है, लेकिन उसी 70 साल में जो बना है उसको आज सरकार मोनेटाइज करने की कोशिश कर रही है, उसको गिरवी रखने की कोशिश कर रही है, उसे पैसे निकालने की कोशिश कर रही है। देखिए 70 साल के बारे में तो पता नहीं, लेकिन 17 साल के कार्यकाल में जो नेहरू ने काम किया है वो काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज भी हम उन चीजों पर गर्व करते हैं जो उनके कार्यकाल में बनी थी। 1950 में इलेक्शन कमीशन का गठन, अगर वो चाहते तो अथॉरिटेरियन रूल भी बना सकते थे, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन इलेक्शन कमीशन का गठन हुआ, इलेक्शंस हुए। देश में हाई लेवल एजुकेशन के लिए 1950 में आईआईटी, 1961 में आईआईएम, एनआईडी की शुरुआत की गई, 1956 में एम्स की शुरुआत की गई, 1954 में नेशनल डिफेंस एकेडमी, 1958 में डीआरडीओ, 1955 में भिलाई स्टील प्लांट, 1963 में भाखड़ा नंगल डैम का उद्घाटन, 1956 में ओएनजीसी की स्थापना। जी हां, वही ओएनजीसी जिसको आज बेचा जा रहा है, मोनेटाइज किया जा रहा है। कंट्रीज फर्स्ट एटॉमिक रिएक्टर अस्परा वेंट क्रिटिकल इन 1956, और हमने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया अपना फर्स्ट रॉकेट फ्रॉम थुम्बा इन लेट 1963। तो ये जो आज इंडिया की इंजीनियरिंग और टेक्निकल prowess को जो पूरी दुनिया मानती है, उसकी जो नींव रखी गई थी वो नेहरू के टाइम पे ही रखी गई थी। पॉइंट नंबर 3, वन इंडिया। अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया, देखिए समझ लीजिए कि जिक्सॉ पजल चल रहा था, अंग्रेज छोटे छोटे ऐसे जिक्सॉ पजल्स को मैनेज कर रहे थे। जब उन्होंने कहा कि भैया हम तो चले झोला उठा के, तो फिर 500 प्रिंसली प्रोविंसेस ऐसे थे जो तैयार थे अपने अपने राज्य बनने के लिए फिर से। लेकिन उन 500 प्रिंसली स्टेट्स को कैसे नेहरू ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, वीपी मेनन ने एकत्रित किया, ये अपने आप में ही एक बड़ी स्टोरी है, और ये अपने आप में ही खैर एक और एपिसोड है। और ये मत भूलिएगा कि ये एसिमिलेशन ऑफ इंडिया इनटू वन नेशन ना, ये एक दिन, एक साल और एक बंदे ने नहीं किया है। गोवा का एग्जांपल ले लीजिए, पोर्चुगीज बैठे रहे 1961 तक, जब नेहरू ने फिर जाकर फोर्स लगाकर उनको वहां से बाहर खदेड़ा। तो इंडिया को एक बनाना, हम सोचते हैं कि अरे क्यों कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि उस समय की क्राइसिस
कुछ अलग ही थी और हम आज के डेट में क्रिटिसिज्म करते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आज हम समझ रहे हैं, जो कि एग्रीकल्चर है। जब हमारी जीडीपी नीचे भी जाती रहती है, हमारी एग्रीकल्चर हमें बचाती रहती है। नेहरू ने तभी समझ लिया था द इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर। भूलिए मत 1947, 1950, 1943 से बहुत दूर नहीं था जब वो मैसिव बंगाल फैमिन आया था, 30 लाख लोग मरे थे। तो नेहरू ने जब देश को संभाला, देश की कमान संभाली, तब लाखों लोग भूखमरी से मर रहे थे। आज अगर कोई बंदा काम करना चाहे तो वो भूख से नहीं मरेगा हमारे देश में, दैट इज फॉर श्योर। लेकिन उस समय आपके पास खाने के लिए पैसे भी नहीं थे, इसीलिए जवाहरलाल नेहरू व्हेन ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा एवरीथिंग कैन वेट नॉट एग्रीकल्चर। तो सबसे ज्यादा जोर लगाया गया फैक्ट्रीज वगैरह को छोड़ के एग्रीकल्चर पे। काफी आई थिंक 40% के आसपास जो एलोकेशन था फर्स्ट और सेकंड 5 ईयर प्लान में, वो एग्रीकल्चर को दिया गया और 15-20% से हर 5 साल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ी भी। वो दूसरी बात है कि आगे अकाल आया, आगे इंप्लीमेंटेशन प्लान्स खराब हो गए, जिसकी वजह से हमें तब भी फॉरेन एड लेना पड़ा एग्रीकल्चर में। सेक्युलरिज्म की भी बात कर ले, नेहरू और सेक्युलर की बात नहीं करें, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। नेहरू कहते थे कि हम धर्म के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भारत एक देश एक धर्म के रूप में एक धर्म के साथ बंध जाए। भारत को सेक्युलर बनाने के लिए नेहरू ने काफी लड़ाइयां लड़ी थी, सिर्फ हिंदू महासभा और आरएसएस से नहीं, कांग्रेस के भीतर भी इस विचारधारा को समर्थन देने वाले बहुत सारे लोग थे। नेहरू ने धार्मिक आस्था के बजाय साइंटिफिक सोच को ज्यादा वेटेज दी। नेहरू एक ऐसा भारत चाहते थे जो सेक्युलर हो तथा उस देश में सभी धर्मों और संस्कृतियों का सम्मान हो, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठे लोगों को धार्मिक स्थलों से या धर्म से जुड़ने के खिलाफ थे। नेहरू ने वेरी कॉन्ट्रोवर्शियली 1951 में तब के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन में जाने के लिए रोक दिया। क्यों? क्योंकि उनका मत यह था कि संवैधानिक पद माने कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठे लोगों को ऐसे धर्म स्थलों से खुद को नहीं जोड़ना चाहिए, माने सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड द स्टेट। आज के दौर में अगर भारत कि कम्युनल ताकतों को ऐसे स्टेटमेंट्स और ऐसे मजबूती से रोका जाए तो फिर हम ट्रूली एक ग्लोबल सेक्युलर फोर्स बन सकते हैं। नहीं तो इंटरनेशनल प्रेस हमारे बारे में लिखेगी कि कैसे हमारे यहां भी एक्सट्रीमिज्म राइज हो रहा है। तो उन्होंने जो इस सेक्युलरिज्म की नींव रखी थी, इतनी मजबूत नींव रखी थी, डेमोक्रेसी और सेक्युलरिज्म की इतनी मजबूत नींव रखी थी, शायद इसीलिए आज उन्हें इतना हेटेड फिगर माना जाता है, क्योंकि ये जो नींव इतनी गहरी गई है, इसको उखाड़ना इतना आसान नहीं है। कोशिशें बहुत हो रही हैं लेकिन इतना आसान नहीं है। अब नेहरू भी पॉपुलिस्ट हो सकते थे उस समय भी। याद रखिए, सांप्रदायिकता उस समय एकदम चरम सीमा पे थी। इंडिपेंडेंस के बाद लाशें लगी हुई थी, लेकिन तब भी उन्होंने एक सेक्युलर अप्रोच अपनाया, एक ग्लोबल अप्रोच अपनाया, एक साइंटिफिक अप्रोच अपनाया। अब इसके लिए उनको आज गालियां भी पड़ती हैं और इसके लिए उनको कॉम्प्लीमेंट्स भी मिलती हैं। अब जब रिलीजन की बात हो ही रही है तो नेहरू खुद बहुत ही कंसर्न थे कि इंडिया किस तरीके से मॉडर्न एज में जा रहा है, इस साइंटिफिक एज में जा रहा है, या पीछे देखेगा और पुरानी रीत रिवाज में बंधा रहेगा। एक अचीवमेंट जो नेहरू खुद बहुत प्राउड हैं अपने लिए, वो है रेफॉर्मेशन ऑफ हिंदुइज्म। जो हमारी पुरानी परंपराएं हैं उसको कैसे मॉडर्नाइज किया गया हिंदू सिविल कोड के द्वारा, जहां फिर हिंदू विडोज कुड ऑल्सो enjoy equal right with men on matters of inheritance and property। तो नेहरू के कार्यकाल में ही हिंदू धर्म को मॉडर्नाइज किया गया। अब इसका लाभ सोचिए कि आज के जमाने में कोई इंटरनेशनल टीवी चैनल चीख चीख कर ये नहीं कह सकता है कि देखिए कितने मिडिवल प्रैक्टिसेस हैं, ये कितना पुराने सोच वाले लोग हैं, बहुत ही मॉडर्नाइज है हिंदू रिलीजन। और हां, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक साइंटिफिक सोच जो हमारे देश में जिसकी नींव रखी गई थी। नेहरू जानते थे कि भारत के विकास के लिए अगर हम अंधविश्वास और बंटवारे में पड़े रहे, जातिकरण में पड़े रहे, तो हम कभी बाहर नहीं निकलेंगे। इसीलिए वैज्ञानिकों को उन्होंने एकदम स्टार बनाया है। आप विक्रम साराभाई का नाम ले लीजिए, सीवी रमन का नाम ले लीजिए, बाबा का नाम ले लीजिए, सतीश धवन का नाम ले लीजिए, एस एस भटनागर का नाम ले लीजिए। इतने सारे वैज्ञानिकों के साथ नेहरू ने अपने कार्यकाल में महत्वपूर्ण योगदान किया, उनको सपोर्ट किया, और उनके दौरान ही तो इसरो, भाभा एटॉमिक सेंटर, एम्स, आईआईटी जैसे संस्थानों में अच्छे साइंटिफिक बेस्ड लोगों को उन्होंने उस पद पर बैठाया, जिससे ये इंस्टीट्यूशंस इतना अच्छा करने लगे। देखिए, इन बातों से ये चीज साफ हो जाती है कि वो कितने दूरदर्शी थे और साइंस को कितना महत्व देते थे। अब इसके वजह से उनको लाइक करिए, हेट करिए, वो दूसरी बात है।
अच्छा, अब आ जाते हैं आपके फेवरेट पार्ट पे। और वैसे में भी अगर नहीं आएंगे ना तो आप कहोगे देखो गलत थंबनेल लगाया था, क्लिक बेट। देखिए, गलतियां सबसे होती हैं और नेहरू से भी हुई हैं। सबसे बड़ी गलती नेहरू की, कंप्लीटली चाइना का इंटेंशन और चाइना का माइंड मिसरीड किया। नेहरू ने चाइना के साथ पंचशील समझौता किया था और वो शांति और भाईचारा चाहते थे चाइना के साथ, लेकिन यहां वो चाइना के साथ समझौता कर रहे थे। 1954 पे पंचशील समझौता किया और वहां चाइना तैयारी कर रहा था काटने की, पीटने की। हिंदी चीनी बाय बाय, हिंदी चीनी बाय बाय, हम लोग स्लोगन लगा रहे थे और वहां चाइना ने 1962 पर आकर हमारे ऊपर हमला कर दिया। आटा, तेल, चाल, दाल सब लेकर चले गए। इस हमले से भारत को बहुत सारा नुकसान हुआ, नेहरू की इमेज को बहुत सारा नुकसान हुआ, और ये जो नॉन अलाइंड मूवमेंट वगैरह और ये जो इंटरनेशनल स्टेचर जो नेहरू अपना बिल्ड करना चाह रहे थे वो गंगा में गई डुबकी खाने। दूसरी बड़ी गलती, ऑफ कोर्स सब इसके बारे में बात करते हैं, कश्मीर। 12 अगस्त 1947 को जम्मू एंड कश्मीर भारत और पाकिस्तान के साथ समझौता करने की कोशिश कर रहा था और समझौते के मुताबिक कोशिश यह चल रही थी कि जम्मू एंड कश्मीर अपने आप में एक देश बनेगा, स्वतंत्र राज्य बनेगा। लेकिन अक्टूबर 1947 में पाकिस्तानी आर्मी और लोकल ट्राइबल्स के सहयोग के साथ जम्मू एंड कश्मीर पर कब्जा करने की कोशिश शुरू हो गई और यह खलबली पहुंची श्रीनगर तक। तब कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने लगा कि भाई ये तो गड़बड़ हो जाएगा, इसीलिए उन्हें भारत से मदद मांगी। भारतीय सेना कश्मीर भेजी गई ये अंडरस्टैंडिंग के साथ कि भाई अब आप हमारे साइड आएंगे, और जो लोकल ट्राइबल्स थे और पाकिस्तानी आर्मी रेगुलर थे उनको खदेड़ना शुरू किया। जम्मू एंड कश्मीर का काफी हिस्सा खाली करवा दिया गया था और हम आगे भी जा सकते थे, लेकिन इसी दौरान नेहरू जी पहुंच गए यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, और इंडियन आर्मी को वहीं रुकना पड़ा। आज तक यह बात बोली जाती है कि अगर नेहरू यूएनएससी नहीं जाते और अपनी आर्मी को काम करने देते तो हम लोग पूरा पीओके वापस तभी ले सकते थे, लेकिन इस पर भी ऑफ कोर्स एक डिबेट है क्योंकि वहां एक स्टेलमेट बन गया था, वहां एक रेजिस्टेंस बन गया था, तो पता नहीं एंडलेस वॉर ना हो जाता, तो यह भी एक इशू है। पॉइंट नंबर 3, 1957 में केरला में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने स्टेट असेंबली का चुनाव जीत लिया। यह पहली बार हुआ था कि भाई कम्युनिस्ट ने इलेक्शन जीता। इस पर बन गए ईएमएस नंबूद्रीपाद नए मुख्यमंत्री। स्टेट असेंबली में एजुकेशन बिल पास हुआ, लैंड रिफॉर्म बिल पास हुआ। कांग्रेस थोड़ा सा देख के अनकंफर्टेबल फील की, उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया और भाई सब मिलजुल कर वो सरकार को ही बर्खास्त करवा दिया। कहते हैं कि अमेरिकन इंटेलिजेंस भी का भी सहयोग था इसमें केरला की सरकार को गिराने में। सो अनकॉन्स्टिट्यूशनली, अनएथिकली एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को आपने गिराया। अच्छा, ऐसा नहीं है कि नेहरू कोई डेमोक्रेसी के मसीहा थे, हाँ, फ्रीडम ऑफ स्पीच के मसीहा थे। याद करिए, शेख अब्दुल्ला को 11 साल के लिए लॉकअप कर दिया गया है, माना जाता है लॉन्गेस्ट पॉलिटिकल इनकार्सरेशन इन फ्री इंडिया। जी हां, नेहरू के कार्यकाल में हुआ था। और यह भी मत भूलिएगा कि नेहरू वॉज वेरी रूथलेस एंड डिसाइसिव ऑल्सो, मैंने स्ट्रॉन्ग एक्शन भी लेते थे जब जरूरत पड़े। हाँ, और यह मत भूलिए ऑल्सो, जब एक मौका था सेडिशन जैसे घटिया लॉज हटाने के लिए, नेहरू उसको बैकडोर से रखे रहे, क्योंकि व्हेन द वाइटल नीड्स ऑफ द स्टेट डिमांड सच सप्रेशन हैज टू बी अंडरटेकन, तो वो सप्रेशन के फेवर में भी थे और सेडिशन जैसे लॉज को जो कि वो उसी समय निकलाया जा सकता था वो नहीं निकला। फाइनली आत्मनिर्भर, ये पता नहीं क्यों बहुत सारे हमारे वांटेड टू बी बेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऐसी गलती करते हैं, वो भी सब कुछ बनाना चाहते थे, एग्रीकल्चर टू एरोस्पेस सब बनाएगा हमारा देश, आत्मनिर्भर बनेगा हमारा देश। यही गलती खैर हम आज भी कर रहे हैं। जबकि वियतनाम, बांग्लादेश, ताइवान को देखिए, इन लोग एक चीज चूज करते हैं, एक स्ट्रीम चूज करते हैं और उस पर ग्लोबल लीडर बनते हैं, विश्व गुरु बनते हैं उस चीज पे। तो ये कुछ गलतियां भी हैं नेहरू की जो हम अभी भी रिपीट कर रहे हैं। अच्छा, ये सब हो गई गुड एंड बैड में। जल्दी से ये भी बता देते हैं फटाफट कि आपने व्हाट्सएप में क्या क्या पढ़ा होगा। आप बोल रहे होगे यार ये सब तो आउट ऑफ सिलेबस है, हमने तो व्हाट्सएप पे कुछ और ही पढ़ा था। हमने तो व्हाट्सएप पे ये पढ़ा है कि नेहरू गयासुद्दीन गाजी के परिवार से हैं, जो परिवार अफगानिस्तान से आया है। ये नेहरू के बारे में व्हाट्सएप पे सबसे कॉमन जो फेक न्यूज है। असल में नेहरू के वंशज हैं राजनारायण कौल, कश्मीर से दिल्ली आए थे। नेहरू टेक्निकली कश्मीरी पंडित हैं और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि जब कश्मीर को पाकिस्तान में जाने ना जाने की बात चल रही थी और सरदार पटेल ने यह भी कहा था कि भैया उनका फोकस हैदराबाद है, तो नेहरू ने कहा था कि किसी भी कीमत में कश्मीर पाकिस्तान के पास नहीं जाएगा, क्योंकि समवेयर डाउन द लाइन वो कश्मीरी पंडित डीएनए भी किक इन किया था। नेहरू के बारे में एक और फर्जी चीज जो सालों से चली आई है वो ये है कि उनका वो कहते थे,
वो कहते थे कि एजुकेशन से वो क्रिश्चियन है, कल्चर और ट्रेडिशन से वो मुस्लिम है, और एक्सीडेंट ऑफ बर्थ यानी गलती से वो हिंदू है। असल में ये नेहरू ने नहीं कहा था, बल्कि उनके कठोर क्रिटिक आलोचक एन.बी. खरे ने 1959 में लिखा था उनके बारे में। अब उसी बात को, जो उनके बारे में लिखा गया था, उसी को नेहरू का कोट ही बना के चला दिया जा रहा है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में। नेहरू का इमेज खराब करने के लिए और भी बहुत सारी चीजें करने की कोशिश की गई हैं, यहां तक कि उनको प्रोमिस्क्यूअस साबित करने के लिए उनकी बहन, उनकी भांजी के साथ तस्वीर जो है हगिंग और किसिंग की तस्वीरें हैं, उनको भी दिखाया जा रहा है कि देखिए कैसे ब्रिटिश औरतों के साथ वो मजे लूट रहे थे। इस बात से बड़ी चोट लगती है, लगता है कुछ लोगों को, कि वो मजे लूट रहे थे। एक लेटर भी बहुत पॉपुलर है व्हाट्सएप में, जहां नेहरू ने ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एटली को चिट्ठी लिखा है और उसमें वो सुभाष चंद्र बोस को वॉर क्रिमिनल कहलाना चाहते हैं। अब ये लेटर एकदम फर्जी निकली, क्योंकि इसमें ग्रामर की इतनी गलतियां हैं, तो उसको देखकर ही समझ में आ जा रहा था कि ये किसी गोबर दिमाग बंदे ने ही ऐसा कुछ एक फेक चीज बनाया है। एंड फाइनली नेहरू की मृत्यु को लेकर व्हाट्सएप में और वेबसाइट्स में कितनी चर्चाएं हैं, यूट्यूब चैनल पर कितनी चर्चाएं हैं कि अलग अलग लड़कियों के साथ सेक्स करने के शौकीन नेहरू फिर सेक्स की बीमारी से ही वो मारे गए थे। जबकि फैक्ट यह है, एस्टैब्लिश फैक्ट यह है कि उनको लाइट हार्ट अटैक आया था, फिर अल्टीमेटली थर्ड जब उनको अटैक आया तब उनसे हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हुई थी। अब फैक्ट और लेकिन यह भी कहा जाता है, कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट ये भी कहते हैं कि इस सब के बारे में नेहरू की पत्नी ने अपने डायरी में लिखा है मृत्यु का कारण। अब मैं जानता हूं फैक्ट्स आर नॉट फैक्ट्स, लेकिन नेहरू की मृत्यु हुई थी 1964 में, उनकी पत्नी का देहांत हो गया था 1936 में। तो या तो उनकी पत्नी की भूत ने आके ये डायरी लिखा था, या तो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ही एक भाग है। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ।